सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माय एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया है भारतीय राज्य व्यवस्था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमने पार्ट 10 तक बना दिया। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ पे सारे अन्य वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार को। तो हम मूल अधिकार की बात करते हैं। मूल अधिकार हमारे मूल संविधान में ही सम्मिलित थे, ठीक है, जो कि नेहरू रिपोर्ट पर आधारित थे। हम देखेंगे मूल अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है, ठीक है, उसका 12 से 35 तक के सभी अनुच्छेद इसमें सम्मिलित किए गए हैं भारतीय संविधान के, ठीक है। मूल अधिकार की बात करते हैं। भारतीय संविधान में, हमारा भारतीय संविधान जब प्रारंभ में बना उसी समय मूल अधिकार को सम्मिलित कर लिया गया था। सबसे पहले बताएंगे मूल अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिखता है, उसका स्रोत है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। एक अक्सर आप सुनते होंगे भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, ठीक है। हम इसके संबंध में एक थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे कि 1215 में, ठीक है, 1215 में बहुत समय पहले जैसे राजा हुआ करते थे, तो राजा के मतलब इंग्लैंड में ऐसा माना किया जाता है, ऐसा हुआ था कि मतलब कि कुछ लोगों ने क्या किया, राजा का विरोध किया किसी निर्णय का और कहा कि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है, हम ऐसे डायरेक्ट कोई निर्णय हम नहीं मान लेंगे, आपको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, मतलब लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। जैसे कहने को मतलब आप डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते। तो इस बार उसमें क्या किया, कुछ लोगों की कमेटी बना दी गई, मतलब सदस्यों के फॉर्म में। जब वो मिल के निर्णय लेंगे तो वो राजा इस प्रकार से, एक तरीके से राजा के शक्ति को छीन कर लिया गया। तो उसे ही कहा गया उस समय मैग्ना कार्टा। तो उसी का संदर्भ में दिया गया भारत का मैग्ना कार्टा। कहने का मतलब यदि अगर मान लीजिए कि कोई समस्या है आपको, तो इसके संबंध में एक सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। उसकी रक्षा कौन करता है? मतलब जैसे सुरक्षा प्रदान की, उसकी रक्षा करता है हमारे यहाँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब ऐसी कोई समस्या हो मूल अधिकारों के हनन होने पर हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, कैसे, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, मूल अधिकार का तात्पर्य बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसे होना चाहिए, भारतीय संविधान में होना चाहिए। एक बार और, जो हमारा मूल संविधान था, यहाँ पे समझना होगा, जो हमारा मूल संविधान था उस समय 7 तरह के मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है, ठीक है। हम बताएंगे कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार को, 7वें अधिकार को खत्म कर दिया गया, ठीक है, जिसे अब कानूनी अधिकार 300 का के तहत सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो क्लियर है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, मूल संविधान में 7 तरह के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या केवल 6 रह गई है। तो देखिए, प्रश्न जब भी आए कि वर्तमान में कितनी संख्या है, तो 6, और मूल संविधान की बात करेंगे तो उस समय 7 थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, इसे 300 का के तहत ऐड कर दिया गया, ठीक, ये 300 का के तहत इसमें ऐड कर दिया गया, जो कि अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। आगे बढ़ेंगे तेजी से, मूल अधिकार की बात करेंगे, ठीक है। मूल अधिकार की बात करेंगे, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के अलावा विदेशों को, मतलब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे सभी मूल, देखिए ये जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं वो इस प्रकार उल्लिखित हैं। आज हम फिलहाल हम पढ़ेंगे केवल समानता का अधिकार, ठीक है। आज जो हमारा होगा समानता का अधिकार होगा। अभी तक हमें केवल इतना ध्यान देना है कि जो मूल अधिकार है भाग 3 में है, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ठीक है। ये हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं कि अनुच्छेद 12 में, सबसे पहले अनुच्छेद 12 में हम आपको बताएंगे, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है? जैसे केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, इस तरह के जो निकाय होंगे वो राज्य को डिफाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे क्लियर होंगे। और जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, जो ये 12 और 13 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सामान्य सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो आपको याद होना होगा कि केवल अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया कि मतलब जब किसी अधिकार में या मतलब किसी मामले में देखा जाए विवाद हो जाता है, किसी कानून के बीच में मतभेद हो जाता है, तो उस समय मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकार का हनन करता है या उसके क्षेत्राधिकार को कम करता है या शून्य घोषित कर देता है, तो
कानून स्वतः ही शून्य माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्णायक होगा, निर्णय लेगा उस पर अर्थात। तो फिलहाल देखते हैं जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और सांविधिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 जो लिखा हुआ सेम यही अधिकार प्राप्त है हाई कोर्ट को, जो 226 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 12 में। अभी जैसा कि हमने बताया, इसमें राज्य की परिभाषा याद रखना है। ठीक है, केवल यही पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 12 में। क्लियर है। जैसे देखिए, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तो बता रहे हैं ये राज्य क्या है। भारत की संसद राज्य है, राज्य विधानमंडल राज्य है, नगर पालिकाएं, पंचायत, देखिए जितने भी निकाय हैं, ठीक है, संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय, ठीक है, वो सभी हमारे क्या होंगे, वो राज्य के अंतर्गत आते होंगे। ठीक है, जैसे ओएनजीसी, ठीक है, एलआईसी, ये सब भी क्या है, राज्य है। तो याद रखिएगा, ऐसे कई ऑप्शन बना देगा, पूछेगा कौन राज्य नहीं है। ठीक है, जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो यही लिखा रहेगा। अनुच्छेद 13 के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया कि कोई भी विधि, ठीक है, जो मूल अधिकार को कम करती है, साफ साफ लिखा है, कम करती है, शून्य घोषित करती है या अतिक्रमण करती है। कहने का मतलब कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकार के क्षेत्राधिकार को कम करता है, तो वह स्वतः ही शून्य हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा, या उच्च न्यायालय, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए कोई भी विधि, जरूरी नहीं कि वो बनाई गई हो केवल मतलब राज्य विधानमंडल से या संसद से, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अस्थायी विधियां हो सकती हैं, अस्थायी विधियां हो सकती हैं, ठीक है, अध्यादेश हो सकते हैं। ठीक, अध्यादेश में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता होगा। आदेश, अधिसूचना जो गवर्नमेंट जारी करती है। अच्छा, यहाँ देखिए 2 पॉइंट, एक अस्थायी विधियां और अस्थायी विधियां, ये क्या होती हैं। ठीक है, अस्थायी विधियों से तात्पर्य यह है जो संसद और विधानमंडल बनाता है। ठीक, संसद और विधानमंडल, ठीक है, संसद और जो विधानमंडल बनाते हैं वो होती हैं अस्थायी विधियां। ठीक है, और जो अस्थायी विधियां होती हैं, अस्थायी विधियों के अंतर्गत वो आते हैं जैसे जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं, अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून पारित करते हैं, जो कि आपको पता होगा उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो ऑटोमेटिक उसके बाद पुनः उन्हें लागू करना होता है, तो वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे अस्थायी विधियां होती है। मतलब किसी भी तरीके की विधि है, अगर मूल अधिकार के क्षेत्राधिकार को कम करती है, ठीक है, किसी भी तरीके से कम करते ही या अतिक्रमण करती है, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तेजी से, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, अनुच्छेद 14 लिखा है विधि के समक्ष समानता। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब अक्सर आपने पढ़ा होगा कि विधि के समक्ष समानता हमने देख लिया, लेकिन है क्या। देखिए, विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब विधि के समक्ष सभी को एक समान माना गया है। यदि कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर विधायक जी के ऊपर 302 का मुकदमा है, ठीक है, विधायक जी के ऊपर अगर 302 का मुकदमा है, तो जो धारा उन पे लगेगी, अगर उन्होंने कोई हत्या किया है तो 302 उन पर भी लगेगा, और एक गरीब व्यक्ति द्वारा किया गया हत्या भी उन पे भी 302 लगेगा। मतलब विधि के समक्ष राष्ट्रपति भी सेम है, लेकिन कुछ अपवाद। ठीक है, हमेशा एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। विधि के समक्ष समानता, अब देखिए राष्ट्रपति को और राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में, मतलब इनको अपवाद के रूप में पावर दी गई है। ठीक है, ये आता अनुच्छेद 361 के तहत। फिलहाल ये हमें नहीं देखना, अभी ये हमें देखना है इनको कुछ मतलब पावर दी गई है अपवाद के फॉर्म में। ठीक है, कहने मतलब जब ये अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी निर्णय लेते हैं, ठीक है, और वो लगता है कि निर्णय गलत है या कुछ भी है, तो जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लें या कार्यकाल के दौरान ही उनको उस मतलब कानून से संबंधित या जो भी कार्य के लिए वो आदेश देते हैं उसके संबंध में जवाबदेही नहीं होगी, उनके मतलब खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उनके कार्यकाल के दौरान या कार्यकाल के बाद जो अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए उनपे मतलब मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्लियर है। उनकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी नहीं हो सकती या उन्हें कारावास नहीं हो सकता है। राज्यपाल, ठीक है, और राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं ऐसा मतलब प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देखिए पहली बात, दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यदि अगर चलाना है, ये तो फौजदारी मुकदमा होगा, गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते, कारावास भी नहीं दे सकते, ये पावर दी गई है। ठीक है, दीवानी मुकदमे के अंतर्गत ही हम ये देखेंगे, यदि अगर चलाना है तो 2 माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी, मतलब ये पावर है इनको। ठीक है, सेम ऐसे ही पावर संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्यों को भी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि अपवाद के फॉर्म में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, मतलब ये असमानता हो गया एक तरीके से।
हर किसी व्यक्ति को नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखिए, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन एक अक्सर बना रहता है। ये जब ये स्टेटमेंट लिखा रहता है तो यहाँ देखिए किसी भी किताब में यहाँ आगे लिखा रहा होगा केवल, ठीक है, ये केवल शब्द ये पहले लिखा रहता है, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे केवल लिखा रहता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 15 में ये कहा गया कि आप कहीं के हो, ठीक है, आपके ऊपर ये विभेद नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जा रहे हैं किसी होटल में, तो आपको ये नहीं कहेगा तुम यहाँ से आए हो, तुम्हारा धर्म क्या है, हम तुमको प्रवेश नहीं करने देंगे। इस तरीके से कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। जन्म स्थान की, यहाँ तुम पहाड़ी क्षेत्र से आए हो, तुम्हें हम नहीं अंदर प्रवेश करने देंगे। ये नहीं तुम महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, हम तुमको प्रवेश करने से मना कर देंगे। मतलब किसी भी तरीके से तुम इस जाति के हो इसलिए इस होटल में या इस मंदिर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा। तो याद रखिएगा, जो अभी केरल वाला जो मामला चल रहा है, ठीक है, केरल वाला मंदिर का जो मामला चल रहा है वो इसी पे आर्टिकल 15 पर ही है, ठीक है। वहां जाति को देखकर और ये लिंग को देखकर, ठीक है, इसको देखकर प्रवेश से महिलाओं को वंचित किया गया था, तो आर्टिकल 15 पे बहस हो रही थी, ठीक है। तो याद रखिए अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा है किसी, ठीक है, धर्म, केवल केवल लिखा है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये केवल शब्द बहुत समस्या पैदा कर रहा है। वर्तमान में एक केस भी गया है कि क्या मतलब जियोग्राफिकल, हम किसी एरिया से आते हैं, ठीक है, जन्म का स्थान अलग चीज है और एरिया अलग चीज है। हम किसी एरिया से आते हैं तो क्या उन पे विभेद किया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई एमपी में एग्जाम देने जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक नियम है, कोई बाहरी व्यक्ति मतलब अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति आएगा तो केवल 10% सीटों पर ही फाइट करेगा, जो कि जनरल कंसिडर की जाएंगे। जनरल तो हर जगह कंसिडर की जाएंगे और एमपी के स्टूडेंट भी इस 10% पर फाइट करेंगे, ठीक है। तो वो इस आधार पर विभेद कर रहे हैं, ठीक है, जो ये केवल शब्द का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे केवल धर्म, ठीक है, ऐसे लिखा, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरीके का ये हमें देखना होगा कि मतलब जियोग्राफिकल के आधार पर, ठीक है, एरिया के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में केस ऑलरेडी पेंडिंग में है, जो होगा निर्णय उसको देखा जाएगा। फिलहाल मैं ये फरवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 फरवरी में, तो इसे आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उस समय अपडेट हो जाइएगा। अपवाद, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपने देखा होगा कि 20% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है। किसी भी स्टेट, नहीं, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में 20% फिक्स कर दिया गया है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें 20% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, तो देखिए विभेद किया, तो इस तरीके से ये अपवाद है, ठीक है। मतलब ये ऐसा राज्य कर सकती है, उनको पावर है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, वो 21A में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, 21A में भी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आपको पता होगा, ठीक है, या विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, ये अपवाद है, ये समझना होगा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, यहाँ देखेंगे जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ठीक है, अन्य कैटेगरी को भी जो आरक्षण दिया गया 16(4) में, ठीक है, उसका प्रावधान है। तो हम देखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता होगी, ठीक है, ध्यान से यहाँ हम देखेंगे, कह रहे हैं कि अवसर की समानता होगी, सब समान कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। अपवाद के रूप में कैसे है? रिजर्वेशन के, ठीक है, कहीं भी एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट जॉब में अपवाद है, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब इन आधारों पे अवसर की समानता है। आप किस धर्म के हैं ये नहीं पूछा जाता। जब भी मतलब आप का सिलेक्शन होता तो ये नहीं पूछेंगे कि किस धर्म के हो, आओ, ठीक है, किस वंश के हो, ऐसा नहीं कभी फॉर्म में निकलता कि हाँ भाई आप हिंदू धर्म के हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म। किस वंश से हैं अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। किस जाति से हैं अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कभी मेंशन नहीं है। मतलब लोक नियोजन जो गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं कभी भी, ठीक है, राज्य में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहां हम देखेंगे अवसर की समानता होती है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर भी अब तो आ गया है, ठीक है। जन्म का स्थान कहाँ भी हो, उसने आप तमिलनाडु में हो या जम्मू कश्मीर में हो, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी हो, उन्हें आप इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते, बस इतना है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जिसको कहा जाता है।
एक्चुअल में पूरे संविधान में अस्पृश्यता जो ये शब्द लिखा है इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः यही मान लिया गया है कि छुआछूत का अंत, जो पहले होता था कि नहीं हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये इस तरीके से भेदभाव करना, ठीक है, उसका अंत कर दिया गया। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे देखा होगा राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती है, अनुच्छेद 18 राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी लोग उपाधि देते थे, बाद में बहुत लोग उपाधि, तो उपाधियों का अंत से तात्पर्य ये भी है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वो तो ठीक, ये भी है जैसे मान के चलिए कि आपको भारत रत्न मिला, तो आप अपने नाम के आगे ये नहीं लिख के जाएंगे कि भारत रत्न प्राप्त निम्नलिखित, ठीक है, अपना नाम एबीसी, इस तरीके से आप लिख के घूम नहीं सकते हैं। तो उस तरह की जो भी उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया। जो राज्य होंगे, और अब देखिए हम आते हैं, जो राज्य होंगे सेना, ठीक है, राज्य होंगे उसके सेना, विद्या संबंधी कोई भी जो सम्मान होगा, कोई भी उपाधि इनके अलावा प्रदान नहीं करेगी, ठीक है। भारत का कोई भी विदेशी नागरिक, जब भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। विदेशी राज्य से यदि कोई उपाधि प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब कोई भी जो काम होगा, अब उपाधियों का अंत हो गया, ये नहीं आप ऐसे हो जाएगा तो सब से मतलब एक कंपैरिजन हो जाएगा ना, मतलब मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, एक व्यक्ति को आप नीचा और एक व्यक्ति को ऊंचा दिखा रहे हैं उपाधियों को लगा के। तो इस तरीकों को रोका गया। अनुच्छेद 18 में हर तरह के उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब सारी उपाधियों का, पहली बात किसी भी उपाधि का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते अपने नाम के आगे, ठीक है। दूसरी बात, आप कोई भी उपाधि जो धारण करते हैं विदेश में, ठीक है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमने कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया है, हम उसे देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट वाला है, क्लियर हो गया। हमने आपको पहले ही बताया जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, नेहरू ने क्या किया, अपने नेहरू रिपोर्ट में 1928 में कहा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार सम्मिलित थे? तो हमने बताया था पहले क्या थे, 7 थे, ठीक है, पहले 7 थे। जो 7वां मूल अधिकार था उसे अब 300 का में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ मैं लिख दूंगा 44वां संविधान संशोधन, क्लियर। हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? क्लियर है, अभी तो क्लियर हो गया, ठीक है, 6 हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मैं जब भी मतलब हालांकि इसमें पढ़ाया नहीं, लेकिन हम बता रहे थे कि मौलिक अधिकार को लागू करने की, मतलब आपके मूल अधिकार का जब भी हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब हाई कोर्ट होते हुए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिला तो आप वहां से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ तो। क्लियर है, बाकी सब पॉइंट गड़बड़ है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है, इनको अधिकार दिया गया लागू करने की, ठीक है, आप लागू कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? अच्छा, ये एग्जाम में अक्सर आता है वाद योग, ठीक है, एक और लिखा रहता है वाद योग और दूसरा लिखा अवाद योग। तो वाद योग का मतलब जिसपे बहस की जा सके, बहस कहने का मतलब बहस कहाँ पर होती है? कोर्ट कचहरी में, ठीक है, कोर्ट कचहरी में। तो देखिए जब बहस होती है तो कहने का मतलब ये पूछे मौलिक अधिकार वाद योग है, तो क्लियर है भाई, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है, क्योंकि आपको पता है आपका अधिकार का हनन होगा तो आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे तो इसका मतलब वहां पे वाद होगा, वाद विवाद होगा, ठीक है, तो वाद योग। अवाद योग वो होते हैं जिन पे वाद नहीं किया जा सकता, जैसे डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है वहां पे देखेंगे उसके खिलाफ, मतलब आप कभी भी ना तो केस कर सकते हैं और ना तो वो वाद योग होता है, ठीक है, उसके खिलाफ हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है, आगे हम बढ़ेंगे। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। यह संविधान में उल्लिखित होता है, क्लियर, संविधान में उल्लिखित है भाई मूल अधिकार हमारा। यह प्रजातांत्रिक है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है,
क्योंकि आप सोचिए अगर आपका मूल अधिकार का हनन कर लिया जाए, ठीक है, जैसे आपको कैद कर लिया जाए या आपको बांध कर रखा जाए, तो क्या आप इसके सिस्टम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल सही। मतलब अगर ये समझ लीजिए संसद भी, ठीक है, कोई कानून बनाती है जो मतलब मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो वह उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? शून्य घोषित कर देगी या स्वतः ही वह शून्य हो जाएगा। कोई भी कानून, ये याद रख लीजिए, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन करता हो या अतिक्रमण करता हो, तो वह स्वतः शून्य घोषित हो जाएगा। क्लियर है? संविधान में उल्लिखित था तो हमने उसे टिक कर दिया कि हाँ, ये संविधान में उल्लिखित है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक, कोई किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन कर लेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर है? संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 145, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन सी सही है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे, हमने इसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, 20 एंड 21 को छोड़ के इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया? अब इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, ठीक है। 12 से 35 तक प्रारंभ में ही पढ़ाया था, ठीक है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल। राज्य कोई हमारा मूल अधिकार का हनन करती है तो उसकी गारंटर है, बिल्कुल है, कि हम गारंटर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट गारंटी लेता है उसके विरुद्ध। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये नहीं करता, ये डीपीएसपी करता है, ठीक है, याद रखिए, ये डीपीएसपी करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये नहीं शब्द अगर नहीं होता, देखिए कितना बढ़िया शब्द है, नहीं शब्द अगर नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे समझना होगा कि पहला और दूसरा ही केवल सत्य है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि केवल पहला और दूसरा सत्य है, मतलब जो संयुक्त राज्य में जो अधिकारों का जो बिल है उसी पर ही आधारित है, क्योंकि हमको पता है कि हमने मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? हम पीछे ही चर्चा कर रहे थे कि केवल सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में। क्लियर है? अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नोट्स बना रहे हो और आपको पीडीएफ की समस्या हो रही है, तो आप पीडीएफ क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए @MyEducationCenter। वहां पे आपको इसी तरीके का सेम लोगो दिखेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारी वीडियो, ठीक है, जो हमने जैसे इस पीडीएफ पे जो हम लिख दे रहे हैं, ये भी दो, किसी भी लेक्चर की 2 पीडीएफ मिलेंगी। एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें लिखा होगा विदाउट डिटेल, ठीक है, और एक में लिखा होगा विद डिटेल। जिसमें विद डिटेल लिखा होगा, ये जो हमने तीर लगा रहे हैं, ये भी चीजें वो वहां पे मेंशन होंगी, आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।